जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि टाइट्रेशन कर्व के द्वारा कैसे हम अमाइनो एसिड का एक पर्टिकुलर पीएच पे चार्ज अगर हमको पता करना हो कि उसके ऊपर नेट चार्ज कितना है तो उसको कैसे पता करेंगे। तो देखिए, ये पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, ये ग्लाइसिन का जो है ये आपका टाइट्रेशन कर्व है। तो टाइट्रेशन कर्व में देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो था पीआई वैल्यू। ये पीआई वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे देखिए जब हम बात कर रहे थे ग्लाइसिन की, तो ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे अब जब हम लोगों ने इसको एसिडिक मीडियम में रखा है तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना था भाई, +1 था। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हम इसको इसमें ऐड करते जा रहे हैं NaOH, तो उसके ऊपर नेट चार्ज जो है वो किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इक्वल हो जा रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हो जा रहा था, जिसको हम ज्विटर आयन कह रहे थे। क्या कह रहे थे? ज्विटर आयन, या इसी को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इसको क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि इसके ऊपर जो भी पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, अगर इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे इस मॉलिक्यूल का, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अच्छा, जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, इस दौरान क्या हो रहा है भाई, जो ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसका आयनाइजेशन धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है ना, जैसे जैसे बेस ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से प्रोटॉन निकल रहा है और वो जाके हाइड्रोजन आयन निकल रहा है और वो जाके HOH से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन और हमने ये भी पढ़ा था कि ये बफरिंग रीजन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है pKa1 के केस में कि ये pH जो भी इस समय सोल्यूशन का होगा उसके बराबर हो जा रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ pK2 क्या बता रहा है कि यहाँ जो pH है उसमें जो NH3+ है उसका जो वो है वो pH के बराबर हो जा रहा है। ठीक है ना। अच्छा, PI क्या है तब? PI क्या है कि इस पॉइंट से जब ऊपर की तरफ जाएंगे, इस पॉइंट से जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो अगर हम इसको ज्विटर आयन को सेंटर में रखें जहाँ पे ये PI है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है, तो उससे जब आगे की तरफ जाएंगे तो नेट चार्ज क्या होगा, माइनस होगा, नेगेटिव होगा। और उससे इधर की तरफ जाएंगे तो नेट चार्ज किधर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसको कैलकुलेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपका पहले आपको ये चुनाव करना है कि कौन सा मॉलिक्यूल है। जैसे ये तो ग्लाइसिन है, इस पे तो नेट चार्ज पता करना आसान है। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा भी अमाइनो एसिड हो सकता है जिस पे R ग्रुप भी आयनाइजेबल हो, तो वहाँ अलग कंडीशन होगी। लेकिन हमको सबसे पहले खोजना है कि कौन सा ज्विटर आयन वैल्यू हमको कहाँ पे मिली, और ज्विटर आयन के इस तरफ और इस तरफ जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को ऐड करके उसका हम हाफ कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, PI वैल्यू। अब PI वैल्यू इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? इसको हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है ना, कि इस पॉइंट पे नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा ग्लाइसिन पे, इसके नीचे आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ऐसे तो भाई जब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी में तो पीएच हमारा 7.4 है। तो जनरली जो जितने भी अमाइनो एसिड हैं हिस्टिडीन को छोड़ के, है ना, तो जितने भी अमाइनो एसिड हैं वो ऑलमोस्ट ज्विटर आयनिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन
अब यहाँ पे देखिए इसका यूज़ क्या है। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखिए हम क्या करते हैं, प्रोटीन को प्रोटीन प्लस SDS डाल देते हैं, उसमें सोडियम डोडिसिल सल्फेट। तो नेट चार्ज इस पे क्या आ जाएगा भाई, नेगेटिव। अब किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है। तो जब भी प्रोटीन को आप यहाँ रखेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर की तरफ है, इधर से इधर की तरफ है, ठीक है भाई। इसीलिए हमने यहाँ डायरेक्शन दिखाया है। तो अब देखिए अगर आपका प्रोटीन निगेटिवली चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। इधर आपने लोड किया है प्रोटीन को और वो मूव किधर करेगा, इधर। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा है, इधर से इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है ना। अब देखिए जब भी बफर हम SDS पेज में यूज़ करते हैं, है ना, SDS पेज में यूज़ करते हैं तो पॉलीएक्रिलामाइड जेल इसको बोलते हैं, इसमें यूज़ करते हैं। उसमें होता है ट्रेस और ग्लाइसिन, है ना। तो यहाँ पे ग्लाइसिन का क्या रोल है, ग्लाइसिन क्या करता है भाई, ट्रेस तो बफरिंग मैकेनिज्म शो कर रहा है। तो यहाँ देखिए जेल में दो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, दो पोर्शन होते हैं जेल के, जिसको हम अलग अलग पॉलीमराइज करते हैं। एक को बोलते हैं रिजॉल्विंग जेल, जहाँ पे कि प्रोटीन का हमको सेपरेशन, एक्चुअल सेपरेशन दिखाई देता है। दूसरा है स्टैकिंग जेल्स, जहाँ पे प्रोटीन अरेंज होती है ना। लेकिन यह इसके पीएच में डिफरेंस देखिए, इसका पीएच है 6.8 और इसका पीएच है 8.8। तो सपोज करिए ग्लाइसिन किस में है, स्टैकिंग जेल में, इस पोर्शन में। तो यहाँ पे पीएच कितना है, 6.8 है और इसकी पीआई वैल्यू कितनी है, 5.97। तो इसका ज़्यादातर फॉर्म हम कहें तो उस पर नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा, या हम कहें कि उस पर नेट चार्ज स्लाइटली नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन जैसे ही ये प्रोटीन मूव करके ये इसके अंदर जो बफर है अपर टैंक से लोअर टैंक में आ रहा है, किसके थ्रू, जेल के थ्रू। तो जब ये ग्लाइसिन यहाँ से मूव करते हुए जैसे ही किस जेल में पहुँचेगा, रिजॉल्विंग जेल में, तो उसके ऊपर नेट चार्ज क्या हो जाएगा भाई, बताइए। उसके ऊपर नेट चार्ज आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जब निगेटिव हो जाएगा तो यही ग्लाइसिन थ्रस्ट देता है, पुश करता है किसको, प्रोटीन को, और इसमें आपका प्रोटीन का सेपरेशन हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट। तो सबसे लोअर मॉलिक्यूलर वेट यहाँ रहेगा और उसके ऊपर हायर मॉलिक्यूलर वेट की प्रोटीन अरेंज हो जाएंगी। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ कि कैसे पीएच जो है सोल्यूशन का चेंज हो रहा है, तो उससे उसकी पीआई वैल्यू चेंज हो रही है। पीआई वैल्यू के अगर ऊपर जा रहा है तो नेट चार्ज क्या हो जा रहा है भाई, नेगेटिव। और अगर पीआई वैल्यू से अराउंड है तो उस पर नेट चार्ज क्या होगा, 0, ठीक है। तो आप इस एग्जाम्पल की सहायता से ये आसानी से देख सकते हैं कि पीएच और इलेक्ट्रिक चार्ज कितने आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है, और दूसरी चीज़ कि हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जो कि यहाँ पे प्रिंसिपली दिखाया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ऐसे अमाइनो एसिड जिनके R ग्रुप भी आयनाइजेबल है, उनके केस में हम पीआई वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं।